उत्तम कक्षा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। बीएचपी सीएचएस में फिजिक्स में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा और हो गया। तो कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में आपको वर्क पावर एनर्जी से 2-3 क्वेश्चन तो मिलता ही मिलता है। तो आज अगर जो बच्चे ध्यान से अगर इस चैप्टर का लेक्चर सुनेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन मानिए उनका सारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क होता क्या है? वर्क मतलब होता है काम। काम क्या होता है? तो काम जैसे कि अभी हम बैठे हुए, ठीक है, जैसे कि हम ऐसे करके बैठे हुए हैं और बैठ के क्या कर रहे हैं, बहुत देर तक कुछ मंथन कर रहे हैं देश के बारे में, बहुत दिमाग को खूब टॉर्चर कर रहा है, खूब टॉर्चर कर रहा है। तो आदमी कहता है बहुत छोड़ो, मेरा दिमाग आज बहुत काम किया, मेरा दिमाग खराब हो गया। चाहे बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम, टाइपिंग कर लिया, ये कर लिया, टाइपिंग होगी। अब कह रहा है कि आज हम बहुत काम किए। अब मम्मी लोग जैसे हो गया खाना बना रही है, एक जगह पे बैठ गई सपोज और किचन में ऐसे करके खड़ी है, सब जगह खाना बना रही है, तो मम्मी लोग भी कहती है आज हम बहुत काम किए। तो हमको कंफ्यूज हो रहा है। बच्चा जैसे सीट पर टेबल पर तुम लोग बैठ के पढ़ रहा हो, लिख रहा होगा, लिख रहा होगा, लिख रहा होगा, तुम लोग भी कह रहा होगा हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई की, आज बहुत काम की। तो फिजिक्स जो है इसको काम नहीं मानता है। फिजिक्स कहता है कि आपका जो आप जिस चीज से फोर्स लगा रहे हैं, आप जिस चीज से फोर्स लगा रहे हैं और जिस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है आपके फोर्स लगाने से तो वर्क डन कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं, जैसे कि हम इसको बोर्ड को धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, बोर्ड को खूब धक्का दे रहे हैं, हम तो खूब धक्का दे रहे हैं बोर्ड को, यानी कि खूब फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये डिस्प्लेस हो रहा है, इसका मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी हमारा वर्क डन यहाँ पर क्या हो गया, 0। अब हम क्या किए, एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे इसको सर पे रख लिए, खूब भारी चीज को ऐसे करके जा रहे, खूब जा रहे, सीधा जा रहे, सीधा जा रहे, जा रहे। अब बहुत भारी चीज है, अब हम कर रहे हैं बहुत काम किए, बहुत भारी उठाए, थक गए। तो साइंस कहता है कि आप वर्क डन नहीं किए, हमारा वर्क डन यहाँ पर 0 हो गया। क्यों? क्योंकि हम इसको यहाँ पर रखे हुए हैं माथा पे भारी चीज, और तो हमारा क्या रहा है, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर, फोर्स हम तो लगा नहीं रहे, बस पकड़े हुए होल्ड किए। फोर्स तो यहाँ mg लग रहा है, जो अर्थ लगा रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, और हम आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, आगे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, यानी दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ भी वर्क डन क्या है, 0 है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो जो बच्चा फिजिक्स को एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम प्रैक्टिकल वे में विजुलाइज करेगा उसको ये चैप्टर बहुत समझ में आएगा। तो वर्क डन का डेफिनेशन लिखेंगे, वर्क डन। तो वर्क डन बाय द फोर्स तभी डिफाइन होगा जब वो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, तब बोलेंगे कि ये वाला फोर्स वर्क डन की। जैसे कि हम यहाँ पर वर्क डन कर रहे हैं, तो हम वर्क डन कर रहे हैं तो हम बताएं हम इसको पुश कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, यानी हम जो उस पर वर्क डन किए नहीं किए। तो ये ध्यान में रखना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी तक हम लोग याद करेंगे, W इक्वल टू फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? Fs cos थीटा। फॉर्मूला याद रखना है, W इक्वल टू Fs cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू जो बच्चों को नहीं पता होगा यहाँ पर बता देते हैं, cos थीटा, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ये सब लिख लेना है। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो ये ध्यान में रख लेना, सारा cos का वैल्यू याद रखना। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fs cos थीटा। तो ये हो गया। आप कह रहा है कि ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 5 kg, ठीक है, ये भी बात। अब एक लड़का है, ये इसको खींच रहा है, इसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, और खींच रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेस होकर ऑब्जेक्ट जो है खींच रहा है, डिस्प्लेस होकर ऑब्जेक्ट यहाँ था, अभी यहाँ 0 पे था, इसका भी यूनिट जो है एक्सिस पे अगर लेते हैं, तो अगर यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे 0 था अभी। अब यहाँ से खींचते खींचते ये बॉक्स जो है धीरे धीरे खींच रहा है। तो खींचने के कारण, यानी खींच रहा है यानी इधर फोर्स लगा रहा है, इधर क्या लगा रहा है, फोर्स। 5 kg ऑब्जेक्ट पे लड़का फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हो गया बॉक्स, 5 मीटर, 5 मीटर। अब कह रहा है लड़का जो था, जो फोर्स लगाया, ये फोर्स लगा, ये फोर्स जो है कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये फोर्स जो था कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए फोर्स भी इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, यानी दोनों एक ही पे लाई कर रहा था, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो फॉर्मूला यूज करेंगे W इक्वल टू, फॉर्मूला यूज करेंगे Fs cos थीटा, फॉर्मूला होता है cos थीटा
तो फोर्स कितना दिया है 50 न्यूटन, तो 50, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 5, तो 5, और कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा क्या बन रहा है 0 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो लिखेंगे 50 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 250, 250 कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो 250 गुने 1, तो 250 को 1 से गुना कर देंगे, तो 250 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा 250 जूल। यानी कि जो लड़का फोर्स लगाया और उसके कारण जो वर्क डन हुआ, उसके फोर्स के कारण कितना वर्क डन हुआ 250 जूल, तो यहां से निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला का यूज समझ ली। अब हम लोग जो है और भी अलग अलग टाइप का फॉर्मूला, और एक और चीज, अगर हम लोग को क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हमको क्वेश्चन में वर्क डन दिया रहेगा, वर्क डन क्वेश्चन में कैसे कैसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन में अगर हमको वर्क डन दिया रहेगा, वर्क डन गिवन मतलब टिक लगा दिए मतलब दिया रहेगा, ये मेरा तरीका है बताने का, टिक लगा हुआ यानी क्वेश्चन में दिया रहता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ये भी जो है टिक लगा हुआ यानी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। अब हमको निकालना रहेगा थीटा, थीटा निकालना रहेगा क्वेश्चन में, एंगल थीटा या इसको एंगल बोलेगा क्वेश्चन में कि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल निकालने के लिए, यानी क्या निकालेंगे कॉस थीटा, क्या निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला यहां से होता था, देखिए फॉर्मूला डेराइव करना सिखाते हैं। W इज इक्वल टू क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू क्या होता है एफ एस कॉस थीटा। अब हमको निकालना क्या है कॉस थीटा, तो ये एफ एस इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, यानी W डिवाइडेड बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान में रख लेना। तो हम लोग को ऐसे लगाना है, वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये चीज को एकदम अच्छे से ध्यान में रख लेना है। ये हो गया। जैसे क्वेश्चन से समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में सपोज मान लेते हैं कि वर्क डन हमको दिया रहा है, वर्क डन हमको दे दिया 25 जूल, वर्क डन कितना दे दिया 25 जूल, और फोर्स कितना दे दिया 15 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया 2 न्यूटन का, ठीक है। आप कह रहा है दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, एंगल मतलब थीटा कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन कितना दिया हुआ है 25, तो ऊपर में हो जाएगा 25 जूल, नीचे में हो जाएगा फोर्स, फोर्स कितना है 15, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो 15 गुने 2। समझ में आ रहा है। चाहे हम लोग क्या करते हैं फोर्स को भी 25 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं फोर्स को भी 25 न्यूटन, फोर्स को भी हम लोग क्या मान लेते हैं 25 न्यूटन। तो यहाँ हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 25 गुने 2, 25 गुने 2 हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर में 25 से 25 क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या आ गया cos थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया। अभी जस्ट पीछे रिमाइंड करवाए थे कि cos का थीटा का कौन सा थीटा, cos में कौन सा थीटा के लिए 1/2 आता था वैल्यू, तो जाके देख लीजिएगा, थोड़ा पॉज कीजिए और उसमें देखिए हम लिखाए थे थीटा का वैल्यू होता है 60 डिग्री, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा 60 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा 60, उसमें टिक कर देंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है पूछ सकता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फोर्स में पहला हो जाएगा फोर्स खुद, दूसरा उसका डिस्प्लेसमेंट मस्ट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ये दो चीज तो होना ही होना चाहिए। अब पहला कंडीशन हो गया कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन जो होगा पॉजिटिव कब होता है, तो वर्क डन पॉजिटिव कैसे होगा, हम इस पर जो है क्या कर रहे हैं, ये रहा हम इसको ऐसे करके धक्का दे रहे हैं, इसको ऐसे करके धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, हम फोर्स भी इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा उस समय वर्क डन क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ पर लिख देंगे ये ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा है फोर्स, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इस पर एरो लगा रहे हैं। तो दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, यानी ये इधर लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम। तो इस केस में हम लोग का वर्क डन क्या आता है पॉजिटिव। अब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस समय जो थीटा होता है, थीटा कितना होता है, एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री, ये भी ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एकदम ध्यान से सुनना है। दूसरा वर्क डन जो है 0 कब होगा, वर्क डन 0 कब होगा 0। तो अभी हम बताए थे कि जैसे इसको सर पे लेके हम जा रहे थे भारी चीज को, तो हमारा फोर्स लग रहा था, फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के है परपेंडिकुलर, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है कितना बनता है एंगल 90 डिग्री, कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। इस केस में
जो थीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी 90 डिग्री आएगा। इस केस में वर्क डन हमारा क्या हो जाता है, 0। जैसे कि एग्जांपल से समझने का कोशिश और करते हैं कि जैसे कि हम लोग का ये सन हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा सन हो गया, ये सन हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ मान लेते हैं, ये हमारा अर्थ है। अब क्या कर रहा है, सन फोर्स लगा रहा है इसको इस तरफ, इनवर्ट इधर लगा रहा है, लेकिन हमारा अर्थ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस तरफ, हमारा अर्थ जो है डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इस तरफ ऐसे। तो दोनों के बीच में ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब दोनों के बीच 0, यानी यहां पर भी वर्क डन क्या होता है, 0, याद रख लेना है। तो ये हो गया। तीसरा हम लोग आप देखते हैं वर्क डन नेगेटिव कब होता है, वर्क डन नेगेटिव कब होता है। तो वर्क डन नेगेटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव जब होगा जब क्या करेंगे, इसको हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ। जैसे दो गाड़ी है, मेरा एक मेरा गाड़ी है, एक मेरा दोस्त, जैसे कि एग्जांपल से लेते हैं, कार ले लेते हैं, ठीक है, कार से समझाने का कोशिश करते हैं। कार से एक लड़का कर रहा है खूब 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 फोर्स लगा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एक लड़का जो है खूब ज्यादा 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ये F1 फोर्स हो गया, ये F2 फोर्स हो गया, ये F2 फोर्स हो गया। एक लड़का 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस तरफ, एक लड़का 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस तरफ। तो कह रहा है कि अब और ये क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा, जाहिर सी बात है इधर ही होगा, इधर ही मान लेते कुछ भी हो रहा होगा। अभी हम समझने के लिए मान लेते कि एस कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका कुछ भी वैल्यू होगा तो वैल्यू होगा, ध्यान में रखना है। अब हम बोलेंगे ये लड़का का फोर्स से वर्क डन कितना आएगा, तो ये लड़का का फोर्स तो इधर लगा रहा है बेचारा इस डायरेक्शन, लेकिन और कार का डिस्प्लेसमेंट किस हो रहा है, इस डायरेक्शन, यानी ये लड़का के मुकाबले में फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इसके फोर्स के मुकाबले। यानी ये लड़का जो वर्क डन कर रहा है कैसा वर्क डन कर रहा है, नेगेटिव। कैसा वर्क डन कर रहा है, नेगेटिव। तो याद रखना है फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन दिस केस वर्क डन इज नेगेटिव। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी यहाँ पर वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। और थीटा का वैल्यू याद रखना है, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, एक ऐसे जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो दोनों के बीच एंगल बनता है 180 डिग्री। कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। यानी यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये तीन कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट वर्क का हो जाता है, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है वर्क का ऐसा यूनिट, जूल। दूसरा वर्क जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। इज स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी, ये सब ध्यान में रखना है। दूसरा अब हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है द कैपेसिटी टू डू वर्क, मेरा क्षमता कोई भी काम करने का, वो क्या कहलाएगा, मेरा एनर्जी कहलाएगा। यानी कि एनर्जी एक तरह से कहने का मतलब एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट टर्म है। जैसे कि आज हम 25 जूल का काम किए, वर्क डन किए, यानी मेरा क्षमता भी कितना रहा था, 25 जूल का। यानी वर्क डन और एनर्जी एक प्रकार का दोनों सेम ही टर्म्स है, बस दोनों का समझने का तरीका जो है टर्म्स अलग है। एक का है कि मेरा क्षमता काम करने का, तो मेरा जो क्षमता होता है काम करने का वो क्या कहलाता है, एनर्जी। तो उसको बोलेंगे द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, इज कॉल्ड एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू होता है एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू याद करेंगे क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी नहीं जाने, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए वर्क डन जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है एनर्जी का। वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम टर्म्स है, इसीलिए इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका भी ऐसा यूनिट जूल ही होगा, और ये भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो ये सब ध्यान में रख लेंगे। अगला अब एनर्जी टाइप्स का, एनर्जी का टाइप्स देखेंगे। तो एनर्जी का टाइप्स तो बहुत सारा टाइप्स होता है एनर्जी का। एनर्जी का हीट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो एनर्जी का तो बहुत टाइप्स है, तो टाइप्स तो पूछेगा तो अलग हो जाएगा। विंड एनर्जी हो गया, तो एनर्जी का टाइप्स तो अलग है, बहुत सारे एनर्जी का टाइप्स है, लेकिन हम लोग को जो डील करना रहेगा न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना रहेगा, उसमें ज्यादातर हम लोग पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डील करेंगे और इसको डील करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। तो हम लोग उसको देखते हैं। एनर्जी में हम लोग मेन दो देख रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी और एक हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में भी हम लोग किसको देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसको देखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन देख लेते हैं उसके बाद। तो वैसा एनर्जी जो मोशन के कारण होता है, जैसे कि अभी हम रुके हुए हैं, तो मेरा काइनेटिक एनर्जी, मेरा एनर्जी क्या है, जीरो, हम कुछ कर भी नहीं रहे,
अब चलना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर मोशन आ गया, तो मोशन के कारण जो एनर्जी आया वो क्या आ गया, काइनेटिक। जैसे कि अभी मेरा मोशन आ गया, अभी हम चल रहे हैं तो अभी हम कोई चीज को कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब अभी चल रहे हैं, अभी मेरा अपना हाथ ऐसे रखा, अब चल रहा है तो मेरा हाथ भी टच इसके साथ चलता जा रहा है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है कि एनर्जी आता है तो मोशन के कारण क्या होता है, एनर्जी आता है, एनर्जी आएगा तो उसके आसपास वाला चीज भी उसके साथ चलता जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन करने से उसमें डेवलप हो रहा है एनर्जी। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द एनर्जी पॉजेस बाय ए बॉडी, पॉजेस मतलब उसके पास, POSSES, पॉजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। जो मोशन के कारण कोई बॉडी के अंदर में जो एनर्जी डेवलप होता है उसके अंदर में, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में केई लिख रहे हैं, केई स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी, केई स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। ऐसा यूनिट क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का भी, इसका भी जूल ही होता है, जूल ही होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होगा, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, कार से समझाते हैं, कार का एग्जांपल हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कार को हम, कार मेरा भी शौक है तो कार ले लेते हैं, कार का शौक है। तो इसका मास m है, क्या है, इसका मास m है, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी u। अब ये कार यहां से यहां एक फोर्स लगा F, एक फोर्स लगा F, ये कार यहां से यहां चलते चलते अभी कार यहां पे आ गया, ये कार क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी तो u था, अब इसका क्या हो गया v। अब हम पूछेंगे इसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ था, यहाँ पर इसका आया होगा हाफ mu², यहाँ पर क्या होगा हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल स्टार्टिंग का है, इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है, याद रखने, हाफ mu है तो u², हाफ mu²। फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ लिखे 1/2 इंटू मास लिखे, और वेलोसिटी में इनिशियल था तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था ये। काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी की जगह पर कौन सा वेलोसिटी लेंगे, फाइनल वेलोसिटी, तो हाफ M∩V², ये हो गया। तो वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, वर्क डन जो होता है किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो हो जाएगा KEF, यानी फाइनल काइनेटिक, कभी किसी भी चीज का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल हमारा ये रहा, इनिशियल ये रहा, तो KEF यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस KEI यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको ध्यान में रखना। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या था, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या था, हाफ mu², ध्यान में रह गया। अब यहां से क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में हाफ m कॉमन है, तो हाफ m को ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा v² माइनस u²। तो कभी भी हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना रहेगा, नेट काइनेटिक एनर्जी, या बोल सकते हैं एनर्जी निकालना रहेगा, या वर्क डन निकालना रहेगा, और दो वेलोसिटी दिया रहेगा, उसका मास दिया रहेगा, तो लिखेंगे हाफ m कैपिटल, हाफ m ब्रैकेट v² माइनस u², ये ध्यान में रख लेना है। तो ये हो गया। और एक और चीज देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। अगर मास को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो बढ़ेगा ही ना। अगर मास को कांस्टेंट रख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv² के प्रोपोर्शनल होता है, v² के प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को हम अगर 2 बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, 2 बढ़ा दिए, पहले v था आप 2 भी कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 4v, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में था कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट का ke = हाफ mv², हाफ mv², ठीक है। अब कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो अब वेलोसिटी जब डबल्ड हो गया, वेलोसिटी डबल्ड हो गया, डबल्ड क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा, डबल्ड हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो डबल्ड हो गया तो काइनेटिक एनर्जी निकाल के देख लेते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m, मास तो सेम ही रखा गया, और याद रखना है मास को सेम रखा गया, मास सेम, तो हाफ m का m इतना ही रहेगा। v के जगह पर डबल्ड हो गया, तो पहले v था अब डबल्ड हो गया, तो v कितना हो गया होगा, 2v, डबल्ड मतलब 2 गुना, 2v हो गया होगा, तो 2v का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू मास m का m, 2v का स्क्वायर हो जाएगा 4v², हाफ m इसको लिखेंगे तो 4 को बाहर ले आएंगे, इसको लिखेंगे 1/2 mv², ऐसे अरेंज करके लिखेंगे। तो अरेंज करके लिखे तो ये हमारा पहले से ही पता है क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो ये ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी को अगर 2 गुना बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, उसके स्क्वायर के गुना बढ़ेगा। तो 2v था
यानी 2 के 2 गुना हो गया 2, तो इसका काइनेटिक एनर्जी होता है 2 का स्क्वायर 4, देखिए 4 गुना आ गया। ये रहेगा अगर वेलोसिटी 3 गुना बढ़ाएंगे तो ये 9 गुना बढ़ेगा, वेलोसिटी अगर 4 गुना बढ़ाएंगे तो इसका स्क्वायर 16 गुना बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हम दे रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, देख लेते हैं पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अब हम लोग का एक और टर्म छूटा हुआ था पोटेंशियल एनर्जी, इसको देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, शेप और साइज या उसका बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन या एक पार्टिकुलर हाइट, उसके कारण उसके अंदर जो एनर्जी डेवलप होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखेंगे यहां पर द एनर्जी पोजेस POSES पोजेस बाय अ बॉडी। अगर छोटा मोटा स्पेलिंग अगर मिस्टेक्स हो गया तो आप उस पर नहीं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा। द एनर्जी पोजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंजिंग shape and size and position। तो अभी हम लोग देख रहे थे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डेवलप होता है, जैसे कि कोई भी चीज, इसको इसका शेप अभी ऐसा है, इसको शेप को ऐसे मोड़ दिए, तो मोड़ने के कारण इसमें शेप में क्या हो गया, इसको मोड़ने के कारण यानी शेप और साइज चेंज करने के कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया। कौन सी एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। शेप और साइज चेंज होता था उसके अंदर में जो एनर्जी आता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और एक और से, जैसे अभी इसका हाइट है यहाँ पे, अभी यहाँ है, अब इसको हाइट से यहाँ उठा के ले गए, तो इसका हाइट चेंज होने के कारण भी एक एनर्जी डेवलप हुआ, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गया, क्यों, क्योंकि इसका हाइट पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन चेंज होने के कारण एनर्जी जो डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यही डेफिनेशन है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन शेप एंड साइज एंड पोजीशन, तो उसको बोलते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी में एक हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल प्लास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग अभी जो डील करते हैं वो केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे करते हैं, जीपीई इसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के निकालने का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, यानी कि शॉर्ट में लिखा जाए तो mgh, इसको p से डिनोट करते हैं, p इक्वल टू mgh, ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। कभी भी क्वेश्चन में g का वैल्यू आपको दिया रहेगा, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में 10 भी आप ले सकते हैं, या तो दिया रहेगा तो जी का ये दोनों में से कोई वैल्यू आप ले सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। अगर जो दिया होगा वो ले लेंगे, अगर नहीं दिया है तो दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया mgh, तो इससे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पावर के बारे में। तो अभी हम लोग देखते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होता है, पावर होता है शक्ति, पावर मतलब शक्ति। तो शक्ति डेवलप करने के लिए दो एग्जांपल लेते हैं, एक सोहन है और एक मोहन है। अब सोहन पतला है, मोहन बहुत मोटा है, तो दिमाग के साइंस के मुकाबले, नॉर्मल के मुकाबले कोई इंसान बोलेगा तो बोलेगा इसके पास ताकत ज्यादा होगा, इसके पास ताकत कम होगा। अब दोनों को एक हम काम देते हैं, इसको काम दिए कि चलो तुम ना एक चीज को इसको डिस्प्लेस करके बताओ, तो क्या क्या फुर्ती था इसके पास, इसको ऑब्जेक्ट को तुरंत डिस्प्लेस कर दिया। ये मास m ऑब्जेक्ट था, इसको डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस कर दिया 2 सेकंड में। और इसको भी बोले तुम भी डिस्प्लेस करो, इसको डिस्प्लेस करने में लग गया 4 सेकंड। यानी कि कौन वर्क डन ज्यादा किया, तो टाइम के मुकाबले में वर्क डन तो ये किया सबसे तेज, और ये क्या किया, लेट किया। तो फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन जो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, 1 सेकंड में कितना वर्क डन किया, 1 सेकंड में ये ज्यादा वर्क डन किया, 1 सेकंड में क्या किया, कम वर्क डन किया, इसीलिए इसका पावर क्या हो गया, ज्यादा, इसका पावर क्या हो जाएगा, कम। यानी पावर को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिखते हैं वर्क डन को टाइम से डिवाइड करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में। 1 सेकंड में कितना किया गया वर्क डन, वो क्या कहलाता है, पावर। 1 सेकंड में जो वर्क डन हम लोग करते हैं वही क्या कहलाता है, पावर, ध्यान में रखना। तो एक एग्जांपल से हम समझा का डेफिनेशन होता है पावर, वर्क डन, द वर्क डन बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। The work done by a body per unit time is called power। ये हो गया। अब पावर को हम लोग लिखते हैं ऐसे, वर्क
बाय टाइम। ये फॉर्मूला हो गया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अब इसको शॉर्ट में पावर को P से डिनोट करेंगे और वर्क डन को W से, टाइम को T से, तो P इज इक्वल टू W बाय T, ये आ गया। तो ये ध्यान में रख लेना। अब वर्क डन का यूनिट होता है जूल, वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, टाइम का क्या होता है सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड, इसका क्या होगा जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड का ही हम लोग क्या बोलते हैं वाट, यानी जूल पर सेकेंड किसके इक्विवेलेंट होता है वाट का। यानी ये सब चीज को एकदम ध्यान में रखना है। ऐसा यूनिट पावर का क्या हो जाएगा तो वाट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर हो जाएगा वाट। अब गौर से घर में आपका बल्ब होगा, फ्रिज होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होगा, सबका कुछ न कुछ पावर लिखा हुआ रहता है। देखते हैं कि 40-60 वाट का बल्ब है, 250 वाट का ये फ्रिज है किसी का, और किसी का गाड़ी का हॉर्स पावर 750 वाट है। सीसी सब भी यूज किया जाता है, बड़ा बड़ा गाड़ी के लिए सीसी यूज किया जाता है पावर, बाइक सब के लिए, बड़ा बड़ा गाड़ी के लिए, और बड़ा और भी बड़ा ट्रक उरक के लिए हॉर्स पावर यूज किया जाता है HP। यानी 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितना होता है 10 टू द पावर 6 वाट, 10 टू द पावर 6 वाट। और एक होता है 1 HP, 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट, 746 वाट हॉर्स पावर मतलब सब ये जनरेटर, ये गाड़ी, बड़ा बड़ा गाड़ी ट्रक सबका हॉर्स पावर में होता है। तो जो बड़ा बड़ा यूनिट हो गया ये सब यूनिट होता है हॉर्स का। कन्वर्ट करना रहेगा तो कर लेंगे, जैसे HP को वाट में चेंज करना रहेगा तो 1 HP बराबर 746 वाट, किलोवाट को वाट में चेंज करना रहेगा तो 1 किलोवाट में कितना वाट 1000 वाट, 1 मेगावाट में 10 टू द पावर 6 वाट। तो ये सब जो है चेंज करने के लिए यूनिट ध्यान में रखना है। तो ये हो गया।